हमारी भी चाय पानी का खर्चा है, सैलरी से क्या होता है? ये एक ऐसा वाक्य है ना जो भारत के लगभग हर सरकारी दफ्तर की दीवारों में आपको गूंजता हुआ मिल जाएगा। बिल्कुल। इंडिया अनफिल्टर्ड में स्वागत है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण का हमारा उद्देश्य उसी व्यवस्था की जड़ों को खंगालना है जिसे हम अक्सर बस सिस्टम की खराबी मान लेते हैं। सही कहा आपने। आज की इस डीप डाइव का फोकस इसी बात पर है कि भ्रष्टाचार सिर्फ कुछ लालची लोगों का काम नहीं है। ये मतलब एक बहुत ही सोच समझकर बनाया गया पूरा इकोसिस्टम है। एक ऐसा तंत्र जो ये तय करता है कि कोई फाइल किस मेज पर कितनी देर तक धूल खाएगी या फिर उसमें पहिए लगकर वो दौड़ेगी। हाँ, और आज की इस चर्चा को गहराई देने के लिए ना हमारे पास स्रोतों का एक बहुत ही दिलचस्प स्टैक है। हम अकादमिक रिसर्च, यूनाइटेड नेशंस के एंटी करप्शन टूलकिट और कुछ बेहद ताज़ा समाचारों पर नजर डालेंगे। जैसे 21 अप्रैल 2026 को सामने आए कुछ बड़े खुलासे जो कि काफी चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल। और इस पूरे विश्लेषण को जमीन से जोड़ने के लिए हम रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आम नागरिकों के जो सीधे अनुभव साझा किए गए हैं उन्हें भी शामिल करेंगे, ताकि हम वो धागा समझ सकें जो सड़क पर मांगे जाने वाले 500 रुपए और कॉर्पोरेट बोर्ड रूम में तय होने वाले 5 लाख रुपए के बीच बुना जाता है। एकदम सही। तो शुरुआत उसी दर्द से करते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। मैंने रेडिट के एक थ्रेड में लोगों के किस्से पढ़े और वे सिर्फ परेशान करने वाले नहीं हैं, बल्कि वे सिस्टम की ताकत का एक बड़ा डरावना रूप दिखाते हैं। मैंने भी देखे हैं वो किस्से। एक मामले में एक महिला की पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान एक पुलिस वाले से बहस हो गई। वजह क्या थी? सिर्फ इतनी कि महिला ने खुलेआम मांगी जा रही घूस पर सवाल उठा दिया था, जो कि उसका हक है। बिल्कुल। पर इसका परिणाम ये हुआ कि उसका पासपोर्ट पूरे 6 महीने के लिए अटका दिया गया। 6 महीने, मतलब कोई जवाब नहीं, कोई सुनवाई नहीं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस के जो शोधकर्ता है ना, वो इसे पेटी करप्शन यानी निचले स्तर के भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जो इंसान 6 महीने तक अपने ही एक बुनियादी अधिकार के लिए लड़ रहा है, उसके लिए ये कुछ भी पेटी या छोटा नहीं है। बिल्कुल नहीं। अकादमिक दृष्टिकोण से इसे समझना बहुत जरूरी है। ये जो 6 महीने की देरी है, इसे लोग अक्सर लाल फीताशाही या काम करने में अक्षमता कह देते हैं, इनएफिशिएंसी कह देते। हाँ, लेकिन असल में ये कोई सिस्टम का डिफेक्ट नहीं है। ये एक बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया डिजाइन है। डिजाइन मतलब आप कह रहे हैं कि जानबूझकर सिस्टम को धीमा रखा जाता है ताकि पैसे निकालने का मौका मिल सके। 100%। देखिए, जब किसी अधिकारी के पास ये एकाधिकार या मोनोपोली हो कि केवल वही किसी काम पर मुहर लगा सकता है और उसके ऊपर कोई तुरंत सवाल पूछने वाला ना हो, तो वो इस असीमित विशेषाधिकार का इस्तेमाल फाइल को रोकने के लिए करता है। अच्छा। हम नागरिक को जब अपना काम जल्दी करवाना होता है तो वो जो कीमत चुकाता है उसे ही तो स्पीड मनी कहा जाता है। ये स्पीड मनी वाला तर्क एक और कहानी में बहुत साफ दिखता है। एक स्टार्टअप फाउंडर ने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आवेदन किया। पूरे 63 दिन तक उस आवेदन का कोई अता पता ही नहीं था। बाप रे, 63 दिन? हाँ, और वो व्यक्ति जब हार कर सीधे संबंधित दफ्तर पहुंचा तो उसे वही पुराना चाय पानी वाला डायलॉग सुनने को मिला जो हमेशा मिलता है। और जैसे ही 5,000 रुपए की वो अघोषित प्रोसेसिंग फीस दी गई, अगले ही दिन यानी महज 24 घंटे के अंदर वो रजिस्ट्रेशन पास हो गया। कमाल है। 63 दिन का सन्नाटा और फिर 24 घंटे में काम पूरा। और यही वो डिजाइन है जिसकी बात मैं अभी कर रहा था। वो फाइल 63 दिन तक इसलिए नहीं अटकी थी कि सिस्टम में कोई तकनीकी दिक्कत थी या स्टाफ की कमी थी। तो क्यों अटकी थी? वो फाइल 63 दिन तक इसलिए रोकी गई थी ताकि उस व्यक्ति के सब्र का बांध टूटे और वो खुद चलकर दफ्तर आए पैसे लेकर। ये तो जमीन और राजस्व के मामलों में और भी क्रूर हो जाता है। हाल ही की एक रिपोर्ट में था कि जयपुर में एक लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर अनिल कुमार को पुश्तैनी जमीन के म्यूटेशन के लिए 3,80,000 रुपए की घूस लेते पकड़ा गया। 3,80,000 एक म्यूटेशन के लिए। हाँ। लेकिन जो मामला मुझे सबसे ज्यादा हास्यास्पद और साथ ही दर्दनाक लगा वो अंकापल्ले का है। अच्छा, वहां क्या हुआ? वहां एक विलेज रेवेन्यू ऑफिसर पोतुला शंकर राव ने 1.5 लाख रुपए की घूस मांगी। और पता है किस लिए? सरकारी रिकॉर्ड में हुई एक क्लेरिकल एरर यानी लिपिक या त्रुटि को सुधारने के लिए। अरे बाप रे, मतलब गलती खुद करो और वही तो, गलती सरकार के किसी बाबू ने की और उसे ठीक करवाने की कीमत आम नागरिक को चुकानी पड़ रही है। ये तो मतलब किसी भी हाईवे पर लगे उस अवैध टोल टैक्स की तरह हो गया जिसे दिए बिना आपकी गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती।
भली सड़क सरकार की हो। ये जो आपने अवैध टोल टैक्स की उपमा दी ना, ये पूरी तरह से सटीक है। जब सिस्टम में पारदर्शिता की कमी होती है तो एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक या एक गलत तारीख भी उस अधिकारी के लिए आमदनी का एक बड़ा जरिया बन जाती है। वो उस गलती को सुधारने की बजाय उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ एक बुनियादी फर्क समझना जरूरी है। अभी तक हमने जो बात की वो काम अटकाने या काम जल्दी करवाने की थी, स्पीड मनी की। लेकिन स्रोतों में कुछ ऐसे मामले हैं जो इस टोल टैक्स की परिभाषा से बहुत आगे निकल जाते हैं। ये महज स्पीड मनी नहीं है, बल्कि ये राज्य की शक्ति का इस्तेमाल करके फैलाया गया आतंक है। आप किस मामले की बात कर रही हैं? कैथल के बीडीपीओ जगजीत सिंह का मामला देखिए। उन्हें 5 लाख रुपए की घूस लेते पकड़ा गया। ये घूस किसी फाइल को पास करने के लिए नहीं थी, बल्कि एक घर को न गिराने के लिए मांगी गई थी। अच्छा, एक्सटॉर्शन। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस घर पर पहले से ही कोर्ट का स्टे ऑर्डर लगा हुआ था। देखिए, ये मध्यस्तरीय भ्रष्टाचार का वो रूप है जो पूरी तरह से एक प्रोटेक्शन रैकेट की तरह काम करता है। बिल्कुल। अधिकारी यहाँ ये नहीं कह रहा कि पैसे दो तो काम कर दूंगा, वो ये कह रहा है कि पैसे नहीं दोगे तो नुकसान कर दूंगा, जो कि सीधे सीधे धमकी है। हाँ, कोर्ट का स्टे ऑर्डर होने के बावजूद अगर कोई अधिकारी घर गिराने की धमकी दे सकता है तो इसका सीधा मतलब है कि स्थानीय स्तर पर उसे कानून या न्यायपालिका का कोई डर ही नहीं है। वो राज्य की शक्तियों का इस्तेमाल जबरदस्ती के लिए कर रहा है। मैं तो इसे सीधे तौर पर डर का व्यापार कहूंगी। ये कोई लाइन में आगे लगने का शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल नहीं। और वारंगल का एक और ताज़ा मामला ये साबित करता है कि ये कोई अकेला भ्रष्ट अधिकारी नहीं कर रहा है। वहां के सब रजिस्ट्रार दावुलूरी आनंद और जे रामनरसिम्हा राव का जो सिंडिकेट पकड़ा गया वो किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी से कम नहीं था। वो बिचौलियों वाला मामला। हाँ, बिचौलियों के एक पूरे नेटवर्क के जरिए रोजाना 16,23,000 रुपए की अवैध वसूली की जा रही थी। बाकायदा हर दिन का हिसाब रखा जाता था। रोजाना 16 लाख रुपए। देखिए, इतनी बड़ी रकम रोजाना इकट्ठा करना और उसे पचाना, ये किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो फिर ये पैसा जाता कहाँ है? ये तभी संभव है जब वो पैसा सिर्फ उस सब रजिस्ट्रार की जेब में न जाकर पूरी चेन में ऊपर तक जा रहा हो। अकादमिक दुनिया इसे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन या संस्थागत भ्रष्टाचार कहती है। मतलब पूरा सिस्टम ही इसमें लिप्त है। हाँ, जब पूरी की पूरी प्रशासनिक मशीनरी ही इस अवैध अर्थव्यवस्था पर निर्भर हो जाए तो सिस्टम के अंदर से सुधार की कोई भी गुंजाइश खत्म हो जाती है, क्योंकि हर कोई उस टोल टैक्स का हिस्सेदार है। तो ऐसे में ये सवाल जहन में आना लाजमी है कि आखिर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था इस स्तर तक पहुंची कैसे? क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। हाँ, स्रोतों में मौजूद ग्लोबल एंटी करप्शन ब्लॉग का विश्लेषण इस गुत्थी को सुलझाने में बहुत मदद करता है। ये हमें इतिहास के उन पन्नों में ले जाता है जहां से इस पूरी मानसिकता की शुरुआत हुई। मेरा मतलब है 1950 से लेकर 90 के दशक तक चला परमिट राज या लाइसेंस राज। बिल्कुल, सी राजगोपालाचारी ने यह शब्द गढ़ा था। उस दौर की मानसिकता यह थी कि राज्य को अर्थव्यवस्था के हर हिस्से पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि अगर किसी को एक छोटी सी फैक्ट्री भी लगानी है ना, तो उसे लगभग 80 अलग अलग सरकारी एजेंसी से मंजूरी लेनी पड़ती थी। 80 मंजूरियां। इसका सीधा मतलब था कि 80 अलग अलग जगहों पर टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा। एकदम सही। और इस व्यवस्था ने एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया जिसमें आम आदमी या छोटे व्यापारी का तो कोई भविष्य ही नहीं था। सिर्फ अमीर लोग ही बिजनेस कर सकते थे। हाँ, सिर्फ वही लोग व्यवसाय कर सकते थे जिनके पास अधिकारियों तक पहुंच थी या जो इन 80 दरवाजों पर चढ़ौती चढ़ा सकते थे। इसी दौर ने सरकारी कुर्सी को पैसा छापने की मशीन के रूप में स्थापित कर दिया। फिर 1991 का ऐतिहासिक उदारीकरण आया। लिबरलाइजेशन, डीरेगुलेशन हुआ, लाइसेंस राज को खत्म किया गया। तो कागजों पर तो ऐसा लगा कि अब तो ये भ्रष्टाचार की पुरानी इमारत गिर जाएगी। लगा तो ऐसा ही था। और इस उदारीकरण ने अर्थव्यवस्था में $1 ट्रिलियन से ज्यादा जोड़े भी, जो कि एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन भ्रष्टाचार के मोर्चे पर जो हुआ उसे देखकर लगता है कि पिंजरे का रंग तो बदल गया, लेकिन पिंजरा वहीं का वहीं रहा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण है। 1991 के बाद ये जरूर हुआ कि एक छोटी दुकान खोलने के लिए शायद उतने चक्कर ना काटने पड़े। लेकिन जो पुराने अमीर और प्रभावशाली परिवार थे, जिन्होंने लाइसेंस राज के दौरान ही सत्ता और नौकरशाही में गहरी पैठ बना ली थी, उन्होंने इस नए खुले बाजार को पूरी तरह से अपने हक में मोड़ लिया। मतलब भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ? नहीं, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, बस उसका स्तर बदल गया।
इसे नीतिगत भाषा में स्टेट कैप्चर कहा जाता है। तो ये स्टेट कैप्चर की प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है? देखिए, जब कुछ अति अमीर लोग या कॉरपोरेट्स इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वे सिर्फ नियमों को तोड़ते नहीं हैं, बल्कि वे नियमों को अपने फायदे के लिए बनवाते हैं, तो उसे स्टेट कैप्चर कहते हैं। अच्छा, मतलब नियम ही उनके हिसाब से बनेंगे। वे नीतियां तय करते हैं, टेंडर की शर्तें अपने हिसाब से लिखवाते हैं। इसी के चलते लाइसेंस राज आज अरबपति राज में तब्दील हो चुका है। आज की स्थिति यह है कि देश के सबसे अमीर 1% लोगों के पास सबसे गरीब 70% आबादी की कुल संपत्ति से भी 4 गुना ज्यादा संपत्ति है। जब पूंजी का इतना भयानक केंद्रीकरण होता है तो पूरा का पूरा सिस्टम उन्हीं के इशारों पर नाचने लगता है। और यहीं से हम भ्रष्टाचार के उस सबसे खतरनाक रूप में प्रवेश करते हैं जिसे ग्रैंड करप्शन कहा जाता है। बिल्कुल। जहां बात 500 रुपए या किसी घर को न गिराने की नहीं होती, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और नीतियों को दांव पर लगा दिया जाता है। 20 अप्रैल 2026 की बिल्कुल ताज़ा घटना इसका सबसे सटीक उदाहरण है। आप एविएशन सेक्टर वाले मामले की बात कर रही हैं? जी है। सीबीआई ने एविएशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया। जी, ये डीजीसीए यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से जुड़ा मामला है। ये वो संस्था है जिसके कंधों पर देश के आसमान को सुरक्षित रखने की भारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। सीबीआई ने डीजीसीए के डिप्टी डायरेक्टर जनरल मुदावद देवुला और रिलायंस इंडस्ट्रीज या एस्टेरिया एरोस्पेस से जुड़े एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भरत माथुर को गिरफ्तार किया। मामला ड्रोन इंपोर्ट की मंजूरी का था, राइट? हाँ, और हर फाइल को पास करने का रेट फिक्स था, 5 लाख रुपए प्रति फाइल। बाप रे। सीबीआई ने दिल्ली के A6 फार्म्स के पास जाल बिछाया और 2.5 लाख रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तारी की। बाद में जब ठिकानों पर छापे मारे गए तो 37 लाख रुपए नकद और भारी मात्रा में सोना चांदी बरामद हुआ। ये तो बहुत ही गंभीर मामला है। हाँ, और यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है ताकि हम पूरी तरह से निष्पक्ष रहें। स्रोतों के अनुसार इस घटना के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है। उन्होंने क्या कहा? उनका कहना है कि श्री माथुर केवल एक कंसल्टेंट के रूप में कंपनी से जुड़े थे और कंपनी के मैनेजमेंट को इस तरह की किसी भी अनअधिकृत लेन देन की ना तो कोई जानकारी थी, न ही उनकी तरफ से ऐसी कोई मंजूरी दी गई थी। देखिए, ये बयान अपनी जगह है, लेकिन जो बुनियादी तंत्र यहाँ उजागर हो रहा है वो बहुत गंभीर है। ड्रोन का आयात कोई सामान्य बात नहीं है। यह सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा और एयर वर्दीनेस यानी उपकरण के सुरक्षित होने के मानकों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अगर 5 लाख रुपए देकर ऐसी फाइलों पर आंख मूंद कर दस्तखत किए जा रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि सिस्टम सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर काम कर रहा है। और यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी उलझन होती है। जब बड़ी बड़ी कॉरपोरेट संस्थाओं से जुड़े कंसल्टेंट्स या प्रतिनिधि इस तरह के टोल टैक्स चुकाने के लिए तैयार बैठे हैं, तो इसके पीछे असली वजह क्या है? आप क्या सोचती हैं? मैं ये सोच रही थी कि क्या हमारा प्रशासनिक ढांचा सच में इतना अड़ियल है कि करोड़ों का बिजनेस करने वालों को भी हार मानकर घूस देनी ही पड़ती है, या फिर ये कॉरपोरेट्स की एक सोची समझी रणनीति है ताकि वे नियमों को बाईपास कर सके और जो सख्त जांच होनी चाहिए उससे बच निकलें। हाँ, देखिए, ये एक बहुत ही जटिल समीकरण है और इसमें दोनों ही बातें शामिल हैं। कैसे? कई बार कॉरपोरेट्स के लिए समय ही पैसा होता है। वे महीनों तक फाइल लटकने का इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए वे घूस को सिर्फ एक बिजनेस कॉस्ट मान लेते हैं, एक खर्चे की तरह। हाँ, लेकिन दूसरी ओर, जैसा कि एविएशन वाले मामले में दिखता है, ये सिर्फ समय बचाने का खेल नहीं है, ये कड़े मानकों से बचने का भी एक तरीका है। जब रेगुलेटर और रेगुलेट होने वाला दोनों आपस में सांठगांठ कर लें तो पूरी रेगुलेटरी बॉडी एक मजाक बन के रह जाती है। इस नियामक मजाक का एक और बहुत ही खौफनाक उदाहरण है केरल का ऑपरेशन अर्थ गार्ड। हाँ, वो सॉइल माफिया वाला केस। बिल्कुल। ये केस ये समझने के लिए काफी है कि कैसे कानूनी दस्तावेजों का इस्तेमाल गैर कानूनी कामों को छुपाने के लिए एक फ्रंट या मुखौटे की तरह किया जाता है। केरल के विजिलेंस ब्यूरो का ये ऑपरेशन सिस्टेमिक करप्शन की एक बेहतरीन केस स्टडी है। इसमें सिर्फ 1-2 लोग शामिल नहीं थे, बल्कि पूरे के पूरे 72 अलग अलग सरकारी दफ्तर इसकी चपेट में थे। 72 दफ्तर? वहां जो सॉइल माफिया था उसने 14 से ज्यादा सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर एक ऐसा सिंडिकेट बनाया जिसे पकड़ पाना बाहर से लगभग नामुमकिन था। उनका काम करने का तरीका क्या था? थे तो कागजों पर ऐसा लगता था कि किसी खाली जमीन पर कोई इमारत बनने वाली है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। हाँ, हकीकत में वहां कोई निर्माण नहीं होना था। उस परमिट की आड़ में जमीन की बेतहाशा खुदाई की जाती
और उस मिट्टी को अवैध रूप से बाजार में बेचा जाता। मतलब पूरा इकोलॉजिकल डिजास्टर। पर्यावरण का जो नुकसान हुआ वो तो अपनी जगह है, सरकार को रॉयल्टी का भारी चूना लगा, और सबसे आधुनिक बात देखिए, अधिकारी अपने घूस की रकम डिजिटल पेमेंट ऐप्स के जरिए ले रहे थे। अरे बाप रे, डिजिटल घूस? हाँ, मतलब कानून की पूरी प्रक्रिया का पालन सिर्फ इसलिए किया जा रहा था ताकि कानून की नजरों में ही धूल झोंकी जा सके। देखिए, जब कानूनी दस्तावेजों का इस्तेमाल अपराध को संरक्षण देने के लिए होने लगे ना, तो वो व्यवस्था के पूरी तरह से सड़ जाने का संकेत है। बिल्डिंग परमिट यहाँ सिर्फ एक कवर स्टोरी थी। अधिकारियों का काम ये जांचना था कि क्या वहां सच में निर्माण हो रहा है, लेकिन वे पैसे लेकर उस विनाश को कानूनी वैधता दे रहे थे। इन तमाम मामलों को देखने के बाद, चाहे वो इस महिला का रुका हुआ पासपोर्ट हो या 37 लाख नकद के साथ पकड़ा गया कोई उच्च अधिकारी, ऐसा लगता है जैसे ये एक ऐसा दलदल है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। निराशा तो होती है। हाँ, अगर पूरा का पूरा ढांचा ही इस तरह से काम कर रहा है तो कोई आम इंसान या कोई ईमानदार अधिकारी कर ही क्या सकता है? क्या हमारे स्रोतों में इसका कोई ठोस समाधान दिखाई देता है? देखिए, स्थिति निराशाजनक जरूर लगती है, लेकिन समाधान मौजूद हैं और वे काम भी करते हैं। यूनाइटेड नेशंस के एंटी करप्शन टूल किट का आर्टिकल 13 और 14 इसी दिशा में इशारा करते हैं। वो क्या कहते हैं? इसका सबसे बड़ा और अचूक हथियार है ऑटोमेशन या स्वचालन और मानवीय दखल को कम करना। समस्या की जड़ कहाँ है? समस्या इस बात में है कि किसी अधिकारी के पास ये ताकत है कि वो फाइल को अपनी मेज पर रख सके। बिल्कुल। अगर आप प्रक्रियाओं को इस तरह से बदल दें कि फैसला लेने की वो मनमानी की शक्ति इंसान के हाथ से निकलकर तकनीक के हाथ में चली जाए, तो भ्रष्टाचार का वो टोलबूथ अपने आप ढह जाता है। हाँ, और इस बात को रेडिट वाले उसी थ्रेड का एक यूजर बहुत अच्छे से साबित करता है। उसने लिखा कि पहले पासपोर्ट ऑफिस में जाना किसी बुरे सपने जैसा होता था। हर कदम पर कोई ना कोई एजेंट या बाबू पैसे मांगता था, जो कि आम बात थी। लेकिन फिर सरकार ने उस पूरी प्रक्रिया को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS को आउटसोर्स कर दिया और उसे पूरी तरह से तकनीकी ढांचे पर डाल दिया। और उसका नतीजा क्या हुआ? अब अपॉइंटमेंट के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक होता है, जिसका फैसला कोई इंसान नहीं बल्कि एक एल्गोरिदम करता है। आप दफ्तर जाते हैं, मशीन आपको टोकन देती है, फाइल की ट्रैकिंग पूरी तरह से पारदर्शी है। बिल्कुल। क्योंकि किसी इंसान के पास ये पावर ही नहीं बची कि वो आपको टोकन देने से मना कर सके या आपकी फाइल को छिपा सके, इसलिए चाय पानी मांगने की हिम्मत भी खत्म हो गई। सिस्टम से इंसान को हटाया और भ्रष्टाचार गायब। यही तकनीक का सबसे बड़ा प्रभाव है। जब प्रक्रिया पारदर्शी हो जाती है और हर कदम का एक डिजिटल फुटप्रिंट होता है, तो कुछ भी छिपाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही कलेक्टिव एक्शन यानी सामूहिक प्रयास की भी बहुत जरूरत होती है। तो फिर यहाँ एक बहुत स्वाभाविक सा सवाल मेरे मन में उठता है, अगर एक IT कंपनी किसी सरकारी प्रक्रिया को इतना पारदर्शी, साफ सुथरा और तेज बना सकती है, तो ये फॉर्मूला जमीन की रजिस्ट्री, नगर निगम के बिल्डिंग परमिट्स या GST के विभागों में क्यों लागू नहीं किया जाता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। तकनीक तो मौजूद है ना, फिर इसका इस्तेमाल हर जगह क्यों नहीं हो रहा? हाँ? क्योंकि जो लोग उस सिस्टम के अंदर बैठकर रोजाना लाखों रुपए का टोल टैक्स वसूल रहे हैं, वे कभी नहीं चाहेंगे कि वहां ऐसी कोई तकनीक आए जो उनकी दुकान ही बंद कर दे। उनका नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। वे हर बदलाव का विरोध करेंगे, उसे जटिल बताएंगे। इसीलिए ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है। जब तक आम नागरिक उस लंबी और सही प्रक्रिया को चुनने के लिए तैयार नहीं होंगे और जब तक वो कानूनी रास्ता घूस वाले शॉर्टकट से ज्यादा आसान नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये लड़ाई जीतना बहुत मुश्किल है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण ने उन फाइलों में दबी हुई कई परतों को उधेड़ कर रख दिया है। ये स्पष्ट हो जाता है कि 500 रुपए की घूस और 5 लाख रुपए प्रति फाइल का कॉर्पोरेट घोटाला, ये दोनों अलग अलग बीमारियां नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक ही सड़े हुए पेड़ की अलग अलग शाखाएं हैं। भ्रष्टाचार सिर्फ कुछ चंद बुरे अधिकारियों का लालच नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो सिस्टम की जटिलता की खाद पर पलता है। सही कहा। जब तक नियमों को जानबूझकर उलझा कर रखा जाएगा, तब तक स्पीड मनी और डर का व्यापार दोनों फलते फूलते रहेंगे। मैं पूरी तरह सहमत हूं। और अगर हम बड़े आर्थिक सुधारों या उदारीकरण की बात करते हैं ना, तो वे तब तक अपना पूरा परिणाम नहीं दे सकते जब तक जमीनी स्तर पर काम करने वाली प्रशासनिक मशीनरी से इस टोल टैक्स वाले सिस्टम को उखाड़ कर ना फेंक दिया जाए। बिल्कुल। इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार जो शायद इन सभी स्रोतों के पार जाता है। हम अक्सर व्यवस्था को, नेताओं को या फिर उन लालची अधिकारियों को कोसते हैं, जो कि आसान है। हाँ,
लेकिन जरा गहराई से सोचने वाली बात है, क्या ये भ्रष्टाचार सिर्फ एक प्रशासनिक विफलता है या कहीं ना कहीं ये हमारी सामाजिक मानसिकता का ही एक आईना बन चुका है? बहुत गहरा सवाल है। सोचिए, कल्पना कीजिए कि कल सुबह एक ऐसा चमत्कार हो जाए कि हर सरकारी सिस्टम पूरी तरह से तकनीकी और पारदर्शी हो जाए। घूस देना तकनीकी रूप से एकदम असंभव हो जाए, कोई भी मेज के नीचे से पैसा न ले सके। तो क्या हमारा समाज सच में बिना किसी जुगाड़ के, बिना किसी शॉर्टकट के, सिर्फ नियमों का पालन करने और अपनी बारी के लिए कतार में खड़े रहने के लिए मानसिक रूप से तैयार है? ये सोचने वाली बात है। क्या वो वीआईपी ट्रीटमेंट छोड़ने की हमारी तैयारी है, जो अक्सर कुछ पैसे देकर खरीदा जाता है? शायद हम इसके लिए अभी तैयार नहीं हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी फाइल में नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना होगा। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। इस विस्तृत विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार एक नए विषय और नए नजरिए के साथ फिर मुलाकात होगी।